हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी नोट नंबर 1 चालू करा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपको पता है। देखो हमारे चैप्टर देखो जो मैंने आपको लिखवाए थे। एक बार मैं चाहता था कि एक बार मैं दिखा दूं आपको ये चैप्टर, क्योंकि आज जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे ना, उस क्लास के अंदर हम करेंगे एमसीक्यू। देखो हम हमारा करने का तरीका क्या होगा, हम पहले दो चैप्टर करें। उस दो चैप्टर से छोटे चैप्टर है, पहले दो चैप्टर कर लिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू कर लिए। फिर चैप्टर कर लिया एक, फिर एमसीक्यू कर लिया, फिर एक चैप्टर कर लिया, फिर एक एमसीक्यू कर लिया, फिर एक चैप्टर कर लिया, फिर एमसीक्यू कर लिया। ऐसे ऐसे करेंगे। अगर हमने इकट्ठा पहले पूरा पढ़ा और फिर सारे पूरा एमसीक्यू करे तो बहुत दिक्कत आएगी। कम से कम 1000 एमसीक्यू है पीछे। 1000 से थोड़ा कम है, पर 1000 अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाते हैं दोस्तों। समझे आप? तो हमें क्या करा, देखो हमने इसमें 3 चैप्टर बनाए थे आपके। वॉइस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर आप देखो तो मैंने इसी के अंदर 3 चैप्टर क्रिएट करे, क्योंकि ये बेसिक था तो मैंने धीरे धीरे करके ले गया। फिर देखो ये सारे चैप्टर अलग से आपको दिखे, सारे चैप्टर अलग से आपको शो करे, और यही चैप्टर मैंने वहां पर लिखा है। तो एज पर आवर सीएमए, सीएमए के लिए ही हम पढ़ाते हैं दोस्तों। मैं सीएमए के लिए ही पढ़ाता हूँ, और सीएमए के लिए 100% सिलेबस मैथ कवर होगा, और 100% चांस है कि आप पास होंगे, क्योंकि आज तक एक बच्चा फेल नहीं हुआ जो ऑनलाइन क्लास ले और फेल हो जाए। आज तक नहीं हुआ सर। अब नहीं, अब कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि मैंने पूरी जी जान लगा देता हूँ सर पढ़ाने में। आपको भी जी जान लगानी है, टाइम टू टाइम वैसे डिस्कस भी करना है। ठीक है, चलो देखो मैंने इसमें बताया था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बता दिया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक बीच में चैप्टर पढ़ाया अभी आपको, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमें पढ़ना है। आज की क्लास एमसीक्यू की रहेगी, एमसीक्यू की आज की क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा कुछ चैप्टर है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, सारे चीज मैंने आपको पढ़ाया है। देखो जैसे ऐसे उसके अंदर है। एक बार दिखा रहा हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने जो चीज इसके अंदर दे रखी है पहले से। देखो ये सब चीज मैंने आपको बताया है। आपको देखो, देखो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो एग्रीमेंट सीखा था, फ्री कंसेंट सीखा था, लॉफुल कंसिडरेशन सीखा था, पार्टी आर कॉम्पिटेंट सीखा था, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सीखा था, लीगल रिलेशनशिप वही इसमें आ जाता है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और आपके पास लीगल रिलेशनशिप सीखा था हमने। लीगल रिलेशन एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, सर्टेन और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज ये सीखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने दूसरा पॉइंट, दूसरा चैप्टर बना दिया था, जिसमें हमने सीखा था बेस्ड ऑन इनफॉर्सिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड और अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों सारी बातें कवर है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यही था। फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कराया था, फॉर्मेशन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन पढ़ा था, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल और मल्टीलेटरल। और क्रिएशन के बेसिस में पढ़ा था एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, इन्फॉर्मल बोलते हैं और ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते। बताओ आपको, बताओ एक भी कौन पॉइंट छूट गया नहीं छूटा। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर। आज की क्लास के अंदर जितना अभी तक यहाँ तक कर लिया, इतना इतना तक मुझे आपको एमसीक्यू ट्रू फॉल्स साल के साथ कराना चलना है। तो हमारा तरीका मैंने आपको समझा दिया, साथ के साथ करेंगे। अभी एक चैप्टर कंप्लीट करा, उसके बाद एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, फिर एक चैप्टर करा, फिर उसके सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स एक चैप्टर। तो ऐसा होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज इकट्ठा कर ले गया ना 1000 तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे दोस्तों। ये चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एज पर आप ना कॉपी कर लेना। अगर आपको भरोसा नहीं होगा, जब देखो देखो भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप भरोसा नहीं करोगे ना तो आप भी कर पाओगे कभी कुछ। भरोसा अगर टीचर पे नहीं है ना सर, मैं सारी बातें कवर करूंगा, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा सर। डिटेल जो होता है ना, डिटेल वर्जन वो कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आज की क्लास का पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट बताना चाहता हूँ। और मिसलेनियस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं दोस्तों, मेरी बात सुनो, हमारे मिसलेनियस पॉइंट क्या होते हैं। ये मिसलेनियस पॉइंट के कंसेप्ट हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट इसके लिए इसके मिसलेनियस पॉइंट का मतलब जब भी मैं कभी मिसलेनियस पॉइंट लिखूं हर चैप्टर के एंड में, तो समझ लेना इसका कोई कंसेप्ट हमें नहीं बताया, हमारे बुक के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं है। बट जो बेयर एक्ट होता है ना दोस्तों, बेयर एक्ट क्या होता है, ओरिजिनल एक्ट जिसमें ये पास हुआ था, वहां पर इसके पॉइंट है। और यहां पर हमारे को क्या है, मिसलेनियस पॉइंट्स का मतलब ये है बेटा, मिसलेनियस पॉइंट का मतलब ये है, एक मिनट, मिसलेनियस पॉइंट है ये पॉइंट। जब भी मैं मिसलेनियस पॉइंट कराऊंगा ना, ये पॉइंट बेनिफिशियल रहेगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल द ब्लैंक मैचिंग। हर एक 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 एमसीक्यू कराऊंगा। बट सर मैं आपको एक बात ये बता देता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट को मैंने मेल भी करा था, मैं आपको एक बात क्लियरिटी के साथ बता देता हूं, बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है। बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे मेरे भाई कि जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है, एमसीक्यू एमसीक्यू दे रखा है, वो हम मिसलेनियस पॉइंट में डिडक्ट करेंगे। ठीक है भाई, मिसलेनियस पॉइंट में देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आज के बाद कंसेप्ट याद रहेगा कि मिसलेनियस पॉइंट का मतलब क्या है। मिसलेनियस पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिनके कॉन्सेप्ट तो बुक में डिस्कस नहीं है, बट उसके व्याप पर एमसीक्यू और पेपर में कई बार पूछता भी है, इसलिए मिसलेनियस पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे भाई मिसलेनियस पॉइंट। तो लो पहला पॉइंट लिखेंगे, जहां से आपने खत्म करा था, नया पन्ना खोलेंगे, न्यू पेज, पुराना पेज नहीं, उसी के नीचे से नहीं, चाहे एक लाइन बच के तब भी न्यू पेज। न्यू पेज में आप लिखे इसको मिसलेनियस पॉइंट पहला।
ठीक है, हर एक चैप्टर के एंड में मिसलेनियस पॉइंट होंगे। वो क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारी बुक के अंदर उसका, बट उसके बिहाफ पर एमसीक्यू ट्रू फॉर फिंगर ब्लैंक्स है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं साथ के साथ सभी से। ठीक है सर, पहला पॉइंट लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। किस पे बेस्ड है दोस्तों, ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। अब ये इंग्लिश लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान सुनना, इंग्लिश लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो इंग्लैंड में बने हुए हैं। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना इंग्लैंड लॉ है, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था ये लॉ। कानून किस में बनाया गया था, इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। और इंग्लैंड के अंदर जब भी वर्ड इंग्लिश लॉ आया ना, ये बात समझ लेना कि ये कानून एक पर्टिकुलरली इंग्लैंड में बना था, वहां से इसको एक्वायर करा है और कुछ एड ऑन करके इसमें अपना इंडियन लॉ बना दिया। आई बात समझ में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे बेस्ड है दोस्तों, इंग्लिश लॉ पे। और जब भी बात इंग्लिश लॉ की आएगी तो आपका मतलब ही हो जाना चाहिए इंग्लिश लॉ की बात, जहां भी वर्ड इंग्लिश लॉ लिखा आए तो ये समझ लेना ये इंग्लैंड का लॉ है। इंग्लैंड, इंग्लैंड कंट्री है ना, जो इंग्लैंड कंट्री है ना, इंग्लैंड लॉ है ये, इंग्लैंड में बना था ये पहले। उसके बाद वहां से एक्वायर, बहुत सारे हमारे कानून है, आप आगे पढ़ोगे बहुत सारे हमारे ऐसे कानून है जो इंग्लैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, इंग्लैंड। तो उनको बोला जाता है इंग्लैंड लॉ, नहीं उनको क्या बोला जाता है, इंग्लिश लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश लॉ बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई। तो ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि ये इंग्लैंड से लिया गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ये पहले, पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंग्लैंड में क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। और हमने इसको इंग्लैंड का लॉ जो था पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया, पूरा का पूरा ले लिया। और लेने के बाद हमने कुछ और प्रोविजन डाले अपने हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और डाले इसके अंदर सेक्शन। और सेक्शन डालने का इसके आगे लगा दिया इंडियन, तो बन गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जुगाड़ू है ना इसलिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये इंग्लिश लॉ, और इसको बोलते हैं इंग्लैंड लॉ। इंग्लैंड लॉ है सर, ठीक है। चलो भाई दूसरा पॉइंट लिखेंगे, साथ में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। तो किस पे बेस्ड है दोस्तों, इंग्लिश लॉ, मतलब इंग्लैंड के लॉ पर बेस्ड है, वहीं से लिया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट देखना आप, वही अगला पॉइंट लिखेंगे, द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लॉ बना उसका सोर्स क्या था, सोर्स कहा था, कहां से बना। तो हमने कहा पहला सोर्स हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक तो कहां से आया ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ किसमें बने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सॉरी लॉ नहीं, एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा ये बना है जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन। दूसरा क्या बना है दोस्तों, ये जुडिशियल डिसीजन। अब ये क्या होता है समझा दूंगा। तीसरा ये बना है कस्टम और यूसेज, कस्टम्स और यूजेस ऑफ ट्रेड, यूजेस ऑफ ट्रेड। दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सोर्स था वो तीन जगह से बना। सोर्स पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जुडिशियल डिसीजन। पता है जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं, जजमेंट्स। क्या होती है दोस्तों, जजमेंट तो होती है, जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट। अब वो कोर्ट का याद है, आपने बेसिक क्लास में देखा था कि जजमेंट जब आती है कोर्ट की उससे भी क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ऐसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस हमने पढ़ा था, वो भी क्या थी, एक जजमेंट थी। तो जुडिशियल डिसीजन मतलब कोर्ट की जो जजमेंट आई डिसीजन लेने की वजह से, जुडिशियल मतलब क्या था, लॉ ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जो जजमेंट आई, जजमेंट आने की वजह से जो कानून बना, वो कानून भी एक तरीका का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स है। कॉन्ट्रैक्ट वहां से भी आ जाता है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में बताया गया था कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सोशल एग्रीमेंट है। तो वो भी क्या है, बन गया लॉ बन गया दोस्तों। और ये क्या है, कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। दोस्तों ये बात ध्यान समझना, कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। पहले बात तो मैं आपको समझाता हूँ, कस्टम और यूजेस दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये कस्टम की, फिर बात करूंगा यूजेस की। ठीक है, तो कस्टम का मतलब ये हुआ, पहले यूजेस, यूजेस रिफर टू, यूजेस रेफर टू, ये देखो आगे बहुत जगह नाम वर्ड आएगा तो इसलिए अभी सुन लो क्या होता है। यूजेस रेफर टू द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, टू अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ कंडक्ट, कोर्स ऑफ कंडक्ट।
और कस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कस्टम का मतलब, अगर मैं यूजेस को, कस्टम बताता हूं, अगर मैं यूजेस को एक बारी में एक लाइन पे डिनोट करूं तो मैं कहूंगा यूजेस, यूजेस जो होता है ना, यूजेस, ये यूजेस इज अ रिपीटेशन ऑफ एक्ट, इज अ रिपीटेशन ऑफ एक्ट। एक्ट वाला एक्ट नहीं है, एक्ट मतलब ये एक्ट का मतलब है एक्शन। क्या है? एक्शन। मैंने बताया था आपको बेसिक क्लास में, पहली क्लास में। ए जब बड़ा होता है तो वो उसका कानून मतलब है, छोटा वाई का मतलब होता है एक्शन। बार बार जब करने से एक्सपीरियंस बनता है तब इसको कहते हैं यूजेस। और जब ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस के अंदर बार बार कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने से हमें कुछ पता चलता है कि यार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन है, ऐसे ये भी एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैंने कहा यूजेस ऑफ ट्रेड। बिजनेस में बार बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने से नए नए कॉन्ट्रैक्ट का पता चलता है, इसको कहता है सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स भी एक तरीके का यूज। बार बार किसी काम को मैं और आप मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने किसी और के साथ करा, मैंने किसी और के साथ करा, किसी और के साथ, तो नई नई कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है, नई नई चीजें बताते हैं यूजर। और यूजेस इज अ रिपीटेशन ऑफ एक्ट, यू रेफर टू द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, और एक तरीके से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, काम करोगे इस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे बार बार किसी से, तो कॉन्ट्रैक्ट नए नए निकल के आएंगे, और नए नए बन के आएंगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनता चले जाएगा। और कस्टम इज अ लॉ। कस्टम क्या होता है दोस्तों? लॉ होता है। कस्टम इज अ लॉ। कस्टम इज अ लॉ। कस्टम क्या है? लॉ। और जनरल रूल, और जनरल रूल। कस्टम एक लॉ होता है, तो लॉ एक तरीका क्या हो गया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तरीके का लॉ हो गया। तो कस्टम एक लॉ है, एक जनरल रूल्स है। रूल्स याद है? रूल्स याद है जो कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। रूल्स याद है दोस्तों कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कस्टम एक तरीके के रूल्स और लॉ हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनते हैं। दोस्तों ये इससे भी क्या आ जाता है? इससे भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे आया? एक्ट से आया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे आया? जजमेंट ऑफ द कोर्ट से आया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे आया? कस्टम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है उससे, और यूजेस बार बार प्रैक्टिस करने से बिजनेस के अंदर तब से आया। तो यह समझ में आया? तो याद रखिए आज के बाद सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम और यूजेस। क्या बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा देखेंगे क्या है। ये मिसलेस पॉइंट जरूर याद करने हैं, अदरवाइज आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको पता हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे जाकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, आगे जाकर नेगोशिएबल पढ़ेंगे। ये तीनों एक्ट है, इसको हम नाम देते हैं कमर्शियल लॉ। हम कहते हैं दोस्तों ये क्या है? कमर्शियल लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक, प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो हमारा सिलेबस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्लस अब हमारे सिलेबस के बाहर जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट, जो हमें मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल पे, पार्टनरशिप एक्ट, प्लस एक और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे अच्छे से। आप मेरे पास, मुझे पता है आप मेरे पास कोचिंग लगाने वाले हो इंटर में भी, आप खुद ही बोलोगे सर, पर अभी नहीं बोलोगे, पता कदा बोलोगे? जब आप पास हो जाओगे तब होगी खुशी। और मैं वो खुशी देखना चाहता हूँ आपके चेहरे पर जब आप पास हो गए, आप कहोगे सर आपकी वजह से और मैंने अपनी मेहनत की वजह से हम पास हो गए। पार्टनरशिप एक्ट प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट होता है, और ये एंड हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं इज नोन एज कमर्शियल लॉ, इज नोन एज कमर्शियल लॉ। इनको क्या नाम देते हैं? कमर्शियल लॉ बोला जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और एलएलपी जिसको बोलते हैं प्यार से एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसको कमर्शियल लॉ कहा जाता है। कमर्शियल लॉ का मतलब हुआ ये ज्यादातर बिजनेस, ट्रेड, व्यापार, हर जगह इसका यूज है। कमर्शियल लॉ का मतलब हर जगह इसका यूज है। कमर्शियल लॉ का मतलब वो लॉ जो जर्नली हर जगह यूज होता है, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप ट्रेड करो, चाहे आप जर्नल लाइफ भी ले लो, चाहे आप कहीं पर भी लो, कमर्शियल लॉ हर जगह यूज होगा। आप ये मत समझना इसके बिजनेस के अंदर ही यूज होगा बस, ट्रेड के अंदर ही यूज होगा बस, नहीं। बिजनेस हो, ट्रेड हो, पूरी इंडिया
मैं कोई भी काम, मैं और आप बिजनेस नहीं कर रहे, मैं और आप मिलकर क्या कर रहे हैं, मैंने कहा भाई आप मेरा एक पेन ले लोगे, आपने कहा हाँ सर ले लूंगा, मैं इसके 10 रुपए दूंगा, आपने कहा ठीक है 10 रुपए दे देना, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर हमने कोई बिजनेस करा क्या, नहीं। कमर्शियल लॉ हर जगह अप्लाई होगा दोस्तों, कमर्शियल लॉ क्या होगा, हर जगह। और कमर्शियल लॉ को दूसरे नाम से जाना जाता है मर्केंटाइल लॉ। क्या जाना जाता है, मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, ये अनदर नेम है कमर्शियल लॉ का, याद रखना। मर्केंटाइल लॉ को ही कमर्शियल लॉ कहा जाता है मेरे भाई, और कमर्शियल लॉ से बिजनेस ट्रेड में ही हर जगह इसका यूज है, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, हर जगह, एवरीबडी इट इज एप्लीकेबल। क्या है, इट इज एप्लीकेबल, एवरीबडी इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, इट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। और मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, कमर्शियल लॉ ही होता है, अनदर नेम है। क्या है दोस्तों, अनदर नेम, अनदर नेम। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लॉ है जो आप बिजनेस कर लो, बिजनेस मत करो, आप इंडिया में हो ना तो आप कहीं ना कहीं ये लॉ का कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो। आप दुकानदार से सामान ले रहे हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों। क्या समझ में आया, नहीं आया, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट हो चुका है, फोर्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं इसके आगे। और मैं जब आपको एमसीक्यू कराऊंगा ना दोस्तों, एमसीक्यू मेरे 5 मिनट में हो जाएंगे, जैसे आपको ये बेसिक पता होगा ना सर, एमसीक्यू भी 5 मिनट में हो जाएंगे आपके। लो भाई आगे देखना सर, आगे एक और पॉइंट लिखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पॉइंट चल रहा है 5वां, इंडियन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट कवर, डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं करता दोस्तों। मैं आगे जाकर बताऊंगा कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके लॉ के अंदर अप्लाई नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता। एक तरीके से मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल, अगर किसी को आप माल बेच रहे हो या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड आप कर रहे हो, आगे जाकर बताऊंगा, तो वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पे अप्लाई नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता, नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करेगा। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लेगा सर, पर हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लॉ भी बने हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो दोस्तों यही 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अभी के लिए ये 5 पॉइंट हम करेंगे, और 5 नहीं 4 ही है, ये 4 पॉइंट बहुत है, इनफ है। बाकी तो मैंने प्रोविजन करा दिया, ये 4 पॉइंट हमारे बारे में नहीं बताया होता, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से बता दिया है। अब मैं आपके लिए अब एक न्यू पेज मैंने ओपन करा है, और इस न्यू पेज में लिखूंगा सबसे पहले फिलअप। हम एक एक करके करेंगे, जितना हमने अभी तक प्रोविजन पढ़ा उसके बिहाफ पर हम अभी करके करेंगे फिलअप। ठीक है भाई, फिलअप करेंगे, फिर हम करेंगे कुछ एमसीक्यू, फिलअप करेंगे, फिलअप इतने में आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर एमसीक्यू करेंगे, यहाँ पर ट्रू फॉल्स करेंगे, और मैचिंग बुक में ही कर लेंगे, यहाँ पर बस एमसीक्यू ट्रू फॉल्स लिखेंगे, 1 2 1 2 करके लिख देंगे। इससे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिख क्यों रहा हूँ, जानबूझकर, क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या पढ़ा दिया और क्या नहीं पढ़ा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज बीच में छुड़वानी होती है, अब आगे अब लाइन से तो चलेगा नहीं, कोई चीज है कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो वो पॉइंट में लिख दूंगा, एटलीस्ट ये तो हो चुका है, मेरे को ध्यान तो रहेगा, इसलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सामने देखिए, अब आपको सामने दिख रहा है फिल अप, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब मैं इसको मैं फिलअप करूंगा, जो जो अभी तक हमने पढ़ा हम उतना ही करेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बाकी बातें भी कवर होते चली जाएंगी। अगर कोई पॉइंट छूटता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और मुझे मुझे लगता है कि ये छूट गया है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, बस अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर लगता है कि ये छूट चुके और आपसे नहीं हो पा रहे, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। छूटेगा नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, अगर छूट जाता है बाई चांस, ठीक है, तो बताना है सर। स्टार्ट करें, पहला फिल इन द ब्लैंक, अ डैश मीन एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यही होता नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, तो पहले में क्या आंसर, पहले में है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा,
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन, मैंने कहा था नहीं पर ये अब बता दो किस पे बेस्ड है, इंग्लिश लॉ में बेस्ड है। इंग्लिश लॉ का मतलब ये लिया गया है इंग्लैंड लॉ से, इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। तीसरा क्या समझ में आ रहा है, मैंने कहा था जल्दी हो जाएगा। सेक्शन 2B मैंने आपको कहा था, अच्छा पहले ऑफर देंगे फिर एक्सेप्टेंस होगा। ए ऑफर देने का मतलब पहले ऑफर करेंगे तभी तो वो क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 2B वेयर एन पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है देन अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है मेरे दोस्तों। या आ रही है बात या नहीं आ रही बताओ सर, आ रहा है समझ में, जो मैंने पढ़ाया वो आ रहा है या नहीं आ रहा सर, आ गया सर, पक्की बात है, आ गया। आगे बढ़े तो मैंने कहा व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन, कंसेंट अगर दो पार्टी के बीच में कोई हुआ और उसका सहमति किससे हो रही है, एंडी इन्फ्लुएंस हो रही है, फ्रॉड से हो रही है या मिस रिप्रेजेंटेशन से हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे। अच्छा याद करो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक पार्टी या तो एंडी इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, कोरिशन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट करती है, धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि इन्फोर्सेबल कर ले और दूसरी पार्टी के पास नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं विदाउट एनी कंसेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ का लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हरी बात समझ में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बने गए हैं, ऑब्टेन हुए हैं बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोरिशन भी ऐड हो सकता है यहाँ पर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइडेबल। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ये कौन से, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइड होगा या वैलिड होगा, वैलिड तो होने से रहा क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट वॉइड ही नहीं होगा, वॉइड होता है बिगिनिंग में वॉइड, शुरू से ही वॉइड हो, ये वॉइडेबल है सर। एक पार्टी ने धमकी देकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, and illegal agreement are void and illegal agreement are void। हर एक illegal agreement void है पर हर एक void agreement illegal नहीं है, याद आ रहा है आपको, कराया था illegal agreement is void। ठीक है, an agreement created by word और spoken is called, बताओ ऐसा एग्रीमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद रखना बस, ऐसा एग्रीमेंट जो बोलकर और लिखकर होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड नहीं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है वो, एक्सप्रेस। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो बोलकर लिखकर होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। फिर इम्पॉसिबिलिटी चल जाएगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन, देखो हमेशा ध्यान रखना चाहे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, क्या होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस बाद में बताऊंगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जो एग्रीमेंट बनता है किसने पार्टी के बीच में बनता है, कम से कम दो पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट बनता है, तो इसका आंसर 2 है। अभी मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं बता रहा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, पर पार्टी बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट कितने बनता है, दो पार्टी के बीच में बनता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली सिखाऊंगा, भूलूंगा नहीं, मुझे पता है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता रहेगा ना मेरे भाई, मैं आपको सिखाता चलूंगा, आप टेंशन ना लेना इस बात की, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है भाई। अगर मैंने आज आपका कोर्स कंप्लीट कराया ना, तभी आप मुझसे इंटर में पढ़ोगे, ये होता है नहीं होता, बताओ। जब आपको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा तभी तो आप मेरे पे इंटर में कहोगे सर मुझे आपसे ही पढ़ना है। और ये हमेशा मेरे साथ होता है कि जो बच्चा मुझसे फाउंडेशन पढ़ते हुआ है वो इंटर में से ही पढ़ता है, क्योंकि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। हालांकि फीस एकदम ज्यादा लगेगी, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा देंगे ना सर, 100% पास होने की गारंटी है, 100%, अगर ढंग से पढ़ा तो। आपने कंडीशन भी है पर ढंग से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि मजे ले लिए 100% पास है तो ढंग से पढ़ो भाई। प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हो मेरे भाई, प्रोफेशनल लेवल पर स्टार्टिंग है, भूल जाओ 11वीं में क्या करा था, कैसे पढ़े थे, बस जिंदगी में लगा दो 5 साल 3 साल 4 साल दे दो भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई और बहन, कसम से कह रहा हूँ, आप ना जिंदगी में सबसे टॉप पे बैठोगे। CMA सर, CMA नाम के आगे 3 वर्ड लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत आप करोगे मुझे पता है। कोई भी प्रॉब्लम आए ना, छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डिस्कस करो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह मानो, सर की तरह छोड़ो यार, बड़े भाई की तरह मान लो, पर पूछना जरूर मेरे से, डिस्कस जरूर करना। मैं एक स्टूडेंट भी नहीं चाहता कि फेल हो भाई, एक स्टूडेंट, बड़ा दुख होता है भाई, एक स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ जिंदगी में, फेस टू फेस क्लास में एक स्टूडेंट फेल हुआ था, मतलब इतना दुख हो गया था मेरे को, इसलिए उसको मैं हमेशा मेरा घुट घटाकर पढ़ाया, फिर उसको मैंने कहा आ तू मेरे पास बैठ और पढ़, फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन में तो नहीं हुआ, फेस टू फेस में एक स्टूडेंट फेल हो गया तो पढ़ती ही नहीं थी लड़की, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बट सर पूरी जी जान लगाकर उसको मैंने पास करवाया। मैं नहीं चाहता सर आप फेल हो, बस प्रोफेशनल लेवल है, थोड़ा डर के चलना, थोड़ा पढ़कर चलना, ठीक है। 11वीं 12वीं नहीं है, पढ़ो, हमेशा सपोर्ट करूंगा,
आप अगर जब बोलोगे तब आपको मैं सपोर्ट करता हुआ चलूंगा, बट थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। चलो, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, बताओ पेरोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है मेरे भाई? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को ही पेरोल कहते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कहते हैं? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था ना आएगा। एन ऑफर मेड बाय वर्ड और स्पोकन और रिटन, ऐसा ऑफर जो बोलकर लिखकर हो, अभी तो बताया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कैसा होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो होते चले आ रहे नहीं हो रहे, तो साथ के साथ करने का फायदा है। अब यहां तक खत्म कर देंगे और यहां के बाद 9 के बाद नहीं हो पाएगा। ये आगे एक्सेप्टेंस, ये आगे टेंडर, ये आगे ऑफर। तो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना अगला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तब वो खत्म करेंगे, तब वापसी आएंगे, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नो अब हमने नो कर लिया। अब देखिए कितने इसके अंदर, एक स्टार्टिंग करिए और स्टार्टिंग करते ही हमने कितने कंप्लीट कर लिए दोस्तों? 9। मैं सारे कराऊंगा, भरोसा रखें। आप ही की बुक है, कोई दूसरी बुक तो यूज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। भरोसा रखो सर, भरोसा रखोगे। देखो 107 है, 9 कर लिए है, बस 93 रह गए, नहीं 98। आ जाओ सर। मैंने कहा था ना द सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आया, जुडिशियल डिसीजन से आया, कस्टमर यूसेज आया, ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? ऑल ऑफ द अबव। तो पहले का आंसर क्या है दोस्तों? डी। आंसर पेपर में भी ऐसे लिखना है आपको, डी। बस नाम भी नहीं लिखना, पेपर में भी आपको क्या लिखना है? डी लिख रहा है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो ऑब्लिगेशन है उसके बीच में, या कर्तव्य पूरा करना है, या पहले एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा? एग्रीमेंट। तो कह रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऑब्लिगेशन है, होल ऑफ ऑब्लिगेशन, ना एग्रीमेंट नहीं है। कह रहा है या फिर लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन सिर्फ एग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। चलो आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी प्लस ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट भी है, ऑब्लिगेशन भी। ये कह रहा है होल ऑफ ऑब्लिगेशन, सिर्फ ऑब्लिगेशन है। नहीं सर ये गलत है, सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं है। होल ऑफ एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन नहीं, ये भी गलत है। एप्लीकेशन, ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट दोनों है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स होता है, ऑब्लिगेशन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो डील विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन, वो लीगल ऑब्लिगेशन पे डील करता है जिनके बीच में एग्रीमेंट बना हो। बिल्कुल सही है, ये नहीं है सोशल तो है नहीं। आप बताओ सेकंड पॉइंट बात सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? ऐसा कोई एग्रीमेंट जिनके बीच में, आपके और मेरे बीच में अगर लीगल ऑब्लिगेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अदरवाइज सोशल एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, एग्रीमेंट बन भी जाए तो उसके अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। याद आ रहा है? तभी तो सोशल एग्रीमेंट बोला गया था उसको। तो ऐसा एग्रीमेंट जिस पर लीगल ऑब्लिगेशन होती है, पूरा करने का ड्यूटी होती है, इन्फोर्सिबिलिटी रहती है, वो हो गया आपके पास सीधा राइट आंसर। थर्ड आई बात समझ में? तो सरते हुए चले आएंगे। सोशल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, नहीं भाई। नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, ये हो सकता है। सब्जेक्ट टू लीगल ऑब्लिगेशन, सब्जेक्ट टू भी नहीं होगा। सब्जेक्ट टू मतलब कुछ कंडीशन के साथ ऑब्लिगेशन आ सकती है, नहीं सर कुछ कंडीशन के साथ ऑब्लिगेशन नहीं आएगी इसके अंदर। उसके बाद मेड बाय सोशल वर्कर, ये कहां से आ गया? मेड बाय सोशल वर्कर, सोशल वर्कर कब से भाई? ये नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट। सोशल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सिबल नहीं होते, बी इज राइट आंसर। और आधा समझ में आपको? ठीक है सर। साथ साथ करते जाए। मर्केंटाइल लॉ, क्या मर्केंटाइल लॉ सिर्फ बिजनेसमैन के लिए? नहीं। सिर्फ नॉन बिजनेसमैन के लिए है? क्या इंडियन के लोगों के लिए? अच्छा बाहर के लोग जो इंडियन में आ रहे हैं उनके लिए नहीं है? नहीं। इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, हर एक के लिए है। चाहे बाहर वाला अंदर आए, अंदर वाला बाहर जाए, हर एक के लिए है। अगर कोई बाहर वाला पर्सन, कंट्री के बाहर से कोई पर्सन आता है, अमेरिका यूएसए से जॉन आ गया हमारे कंट्री के अंदर, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे आपके साथ, क्या उसके लिए वो इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। एप्लीकेबल टू एवरी, इंडियन ओनली नहीं, इंडियन पर्सन के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए। बिजनेसमैन के लिए नहीं, नॉन बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, नॉन बिजनेसमैन, इंडियन के और इंडियन के बाहर वाले, एवरीबॉडी लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा। बी इज राइट आंसर। क्या क्लियर है? ऐसी पेपर में लिखकर आना है आपको, ठीक है भाई। फिफ्थ, अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट, बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड म्यूचुअल प्रॉमिस। दोनों के बीच में आपस में क्या होना? म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉमिस एक तरीके से बोल दो, या एग्रीमेंट बोल दो, विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, सिंपल है। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल, इनवॉलंटरी ऑब्लिगेशन, नन ऑफ द अबव। सर और कोई भी नहीं लग रहा। एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पांचवा का आंसर है ए। सिक्स्थ आ रहा समझ में आपको? एन एग्रीमेंट क्रिएट लीगल एबिलिटी, एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट लीगल लायबिलिटी को क्रिएट कर देता है, इट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या मैं कह सकता हूँ? वो एग्रीमेंट जो लीगल लायबिलिटी को क्रिएट कर देता है और उसने लायबिलिटी अपनी पूरी नहीं करी। मैंने आपको कार बेची, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो लीगल लायबिलिटी अराइज हुई। कार बेची, पैसे नहीं आए, तो आप पे केस होगा नहीं होगा? हो सकता है। तो इन्फोर्सिबल हो सकता है? हो सकता है सर, इन्फोर्सिबिलिटी है। केस होना होता है, इन्फोर्सिबिलिटी है। सी इज द राइट आंसर।
सी इज अ राइट आंसर। क्या आपको अब लग रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो पेपर में कर सकते हैं? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% एमसीक्यू, 100%, 99 भी नहीं, 100% एमसीक्यू इसी बुक से आएंगे। इसको ही करके जाओ, ग्रंथ है पढ़ लिया ना, 100% आने वाला है। ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से जो पार्टी के बीच में ऑब्लिगेशन आती है, आर ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, आर लीगल ऑब्लिगेशन विच स्प्रिंग फ्रॉम एग्रीमेंट, आर नॉट वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, इन नेचर। ऑब्लिगेशन करना करो नहीं करना ये तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं। ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन भी, आर ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब बेटा कुछ नहीं होता, आर ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब कुछ नहीं होता। ऑल काइंड ऑफ मतलब अगर मैं आपसे कार बेचने की बात कर रहा हूं, मैंने आपसे को कार बेची, आपने मुझे पैसा दे, तो आपकी ऑब्लिगेशन कैसी, पैसा देना ना, सिर्फ आके बोले। और हर काइंड का ऑब्लिगेशन तो नहीं होगा, कार ये होगा वो भी होगा, वो सिर्फ पैसा तो खत्म कहानी। तो आर लीगल ऑब्लिगेशन विच आर स्प्रिंग फ्रॉम, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, स्प्रिंग होगा मतलब लिखा होगा, उसी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ऑब्लिगेशन रहेगा। वही एग्रीमेंट में जितना लिखा होगा उतना ही ऑब्लिगेशन रहेगा। बी इज अ राइट आंसर। 8 अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फ्लोइंग वे। अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फ्लोइंग वे। बताओ, अगर किसी पार्टी के बीच में कोई ऑब्लिगेशन आई, वो ऑब्लिगेशन प्रॉमिस को पूरा करने का, कुड अराइज वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जो ऑब्लिगेशन आई, दोबारा समझे, अगर किसी दो पार्टी के बीच में परफॉर्मेंस करने की, कोई काम को पूरा करने की कोई ड्यूटी आई, तो वो किससे अराइज होगा, किन वे से अराइज होता है? प्रॉमिस करने से बस, ये तो प्रॉमिस स्टॉपल अभी समझ में नहीं आएगा, प्रॉमिस स्टॉपल सेल ऑफ गुड्स का है, ये भी नहीं आएगा। मैंने कहा ना कुछ बातें ऐसी सेल ऑफ गुड्स की आ जाएगी, नॉन ऑफ दी तो खत्म हो गए। एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें जो बातें होगी प्रॉमिस, वो ऑब्लिगेशन होगा पूरा करने का, परफॉर्मेंस करने का पूरी ऑब्लिगेशन उसके पास है कि भाई वो परफॉर्म करेगा ड्यूटी को। देखो ना यार, सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलकर बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन बोल सकता हूँ या इन्फोर्सिबिलिटी बोल सकता हूँ। ये ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी? जब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एंड दोनों होगा तभी तो होगा, क्योंकि देखो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट हुआ तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, समझ में आ रहा है? और एग्रीमेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन दोनों, तो ये आपस में लिंक है। तो 8 का आपका आंसर है ए, जिसमें हमें बताओ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की, आप पे कब परफॉर्म करने की ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन कब होगी? जब आप और मेरे बीच में, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, यही तो होगा। ए इज राइट आंसर। ध्यान समझे, पढ़ने का तरीका समझे, कंफ्यूज कर देता है। आपके और मेरे में परफॉर्मेंस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन ड्यूटी कब होगी, कब अराइज हो जाएगी? जब मैं किसी के साथ एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। क्या बात समझ में आ गई? नहीं है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ऑरल शुड बी रजिस्टर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए, ऑरल में होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? तो कह रहा भैया, अब देखो यहां पर आप अगर समझते गए ना तो इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में ही होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ऑरल में भी हो सकते हैं, या ऑरल में ही होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, या रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। नॉन ऑफ द अबव। ना तो सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होने चाहिए, सारे बात कर रहा हूं, सारे ना तो रिटर्न में होंगे, कैसे हो सकता है? कुछ ऑरल हो, कुछ रिटर्न हो, कुछ रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है? रिटर्न हो गया और साइन करके दे दिया। तो भाई ये कह रहा ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, समझने की कोशिश कर रहा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब रिटर्न में होंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। या फिर सब ऑरल में होंगे, ऐसा भी नहीं है। या फिर सब रजिस्टर्ड होंगे, ऐसा भी नहीं है। या तो रिटर्न में हो जाए, या ऑरल में हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, तीनों में से तीनों हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक नहीं होगा। या तो रिटर्न में हो जाए, या ऑरल में हो सकता है, या रजिस्टर्ड हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो चलेगा। ये कह रहा है सिर्फ रिटर्न में होंगे, सिर्फ या तो ऑरल में होंगे, सिर्फ या तो रजिस्टर्ड, तो नॉन ऑफ दिस, सिर्फ नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ नहीं आना चाहिए। रिटर्न और ऑरल और रजिस्टर्ड तीनों, ऑल ऑफ द अबव भी कहता ना तो मैं लिख देता डी। नॉन ऑफ द अबव इसलिए लिखा हुआ है, तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहा है सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होंगे, गलत है। या सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑरल ही होंगे, ये भी गलत है। या सारे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होंगे, ये भी गलत है। सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑरल, रिटर्न और रजिस्टर्ड तीनों में से कोई भी हो सकता है मेरे दोस्तों। आई समझ में? तो 9 तो यहां तक खत्म किया, इसके बाद ये नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते सर, बस ये पढ़ सकते हैं। 9 क्वेश्चन का आंसर क्या था? 9 क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? नॉन ऑफ द अबव, डी आंसर। 9 क्वेश्चन का आंसर है डी, नॉन ऑफ द अबव। अब फॉरनर वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पार्टी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आएगा, फॉरनर मिसिंग हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं अभी 10th पार्ट यहां पर मिसिंग करता हूं,
टेंट पाथ, यहाँ पर लिखता हूँ टेंट पाथ रेड पेन से, याद रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं कराया अभी इसके। voidable contract are enforceable by law if are not avoided, are not enforceable by law can enforce if the court direct। अच्छा ये चलो बाद में करेंगे, 9 तक करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। बाकी सिंपल था, आपको voidable contract में करा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है वो। चलो भाई 10वें 9वें तक हमने कर दिया तीनों के, अब इसको बाद में करते हुए चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके ना बढ़ते हुए चलेंगे। और बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन है भाई, कितने सारे, अब इसी में से आएगा, पास होना है ना, इसके अलावा कुछ मत करना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना इसके अलावा। देखो अभी एमसीक्यू नहीं कर सकते, एमसीक्यू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पूरी बातें समझानी पड़ेगी। ऑफर, कंसिडरेशन, कंसेशंस, एड आइटम, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पेरोल, वर्ड ऑफ सब समझा दिया वैसे तो। ऑफर सेक्शन 2A में लिखा था ऑफर का मतलब, ऑफरर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफरर है दोस्तों, ये ऑफरर है ये, ठीक है। अच्छा पहले ये नहीं, पहले ये नहीं मेरे दोस्त, पहले तो ये आ जाओ एमसीक्यू पे, फिर आता हूँ उस पर, ट्रू फॉल्स में फिर आता हूँ मेरे दोस्त। भाई ट्रू फॉल्स का मैं यहाँ पर करता हूँ पहले का, पहले का ट्रू फॉल्स है ट्रू, ये मैंने आपको एमसी मिसलेस पॉइंट पर भी कराया था। देखो ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं करता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो सेल ऑफ गुड्स में भी जाते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट सर नेगोशिएबल में भी जाते हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता। एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड सेम थिंग, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही है भाई, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ जब एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबल होगा, एग्रीमेंट तो वो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा, दोनों अलग अलग है ना चीज। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से और इन्फोर्सिबल से बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, एग्रीमेंट अलग चीज है, एग्रीमेंट होता है ऑफर एक्सेप्टेंस से, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी था, वन ऑफ द सेम थिंग, नो फॉल्स, इसका आंसर क्या है दोस्तों, फॉल्स है, दोनों सेम थिंग नहीं है, फॉल्स इसका आंसर है। थर्ड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट किसी दो पार्टी के बीच में होगा, उनके बीच में एग्रीमेंट तो होगा ही, इन्फोर्सिबिलिटी आएगी आएगी वो नहीं पूछ रहा, कह रहा हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होगा, हाँ बिल्कुल, ऑल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है एक तरीके का, हाँ इन्फोर्सिबिलिटी भी है, पर एग्रीमेंट तो है ना, वो जो पूछ रहा है वो बताओ सिर्फ, एग्रीमेंट है या नहीं, हाँ एग्रीमेंट है, ट्रू, समझ में आया आपको। ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हर वो ऑब्लिगेशन जो पार्टी के बीच में पार्टी में आती है, ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, हर वो ऑब्लिगेशन जितनी भी है, वो पार्टीज बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, हर वो काइंड का ऑब्लिगेशन, हर वो ऑब्लिगेशन जो पार्टीज के बीच में होती है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, नहीं सर ऐसा जुड़ी नहीं, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, समझ लो मैंने और आपने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने किसी और से भी कॉन्ट्रैक्ट करा, अब इस मेरे इसके कॉन्ट्रैक्ट में अलग ऑब्लिगेशन है, मेरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में अलग ऑब्लिगेशन है, मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अलग ऑब्लिगेशन है, तो ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है, एक ही पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं सर, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं पर ऑब्लिगेशन ना आए, हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता दोस्तों, पर ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं होती है, आप एक दूसरे की ड्यूटी पूरी करते हैं, मान लेते हैं अगर मम्मी लोग खाना बना रही तो पापा लोग क्या कर रहे हैं, पापा लोग पैसे कमा रहे हैं कि वो घर के नेसेसिटी को पूरा कर सके, तो ऑब्लिगेशन तो है, दोनों का अपने अपना ड्यूटीज तो है, करते रहे हैं, पर उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट से ही हुआ है ऑब्लिगेशन, नहीं, सारे टाइप के ऑब्लिगेशन जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, हाँ ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्लिगेशन होगा, पर हर ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है तब ऑब्लिगेशन है ही है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्लिगेशन होना ये गलत है, सोशल एग्रीमेंट से भी ऑब्लिगेशन बन जाता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन एक तरीके का अपने उसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना टीचर का क्या है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो तरीके क्या हो गया उसका, ये कह रहा हर एक ऑब्लिगेशन जो निकल के आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आएगा, नहीं सर सोशल से भी निकल के आता है, डोमेस्टिक से भी निकल के आ सकता है, तो बात समझ में आई, ठीक है सर। पांचवा देखते हैं, कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, अच्छा ये नहीं हो पाएगा सर, इतना ही रह पाएगा, ये इतना ही रह पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, गारंटी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफर मैंने कराया नहीं है, जब मैं ऑफर आपको कराऊंगा तब आपको ये करा दूंगा, 31 के अंदर है, तो एमसीक्यू हम यही करेंगे और एमसीक्यू देखते हैं कितने कर पाते हैं हम। कंसेशंस एड आइटम, कंसेशनस एड आइटम, अगर मैं बात करूं कंसेशनस एड आइटम की, तो बताओ सर कंसेशनस एड आइटम में हम अच्छा पहले पहले सुनो, पहले करो, ऑफर, ऑफरर कौन होता है, जो प्रपोजल बनाता है या जिसको प्रपोजल दे रहा है, ऑफरर वो होता है जो प्रपोजल ऑफर देता है,
देखो ऑफर की डेफिनेशन में लिखवाया तो ऑफर इज अ पर्सन हु मेक द प्रपोजल, जो ऑफर देता है या प्रपोजल, ऑफर को तो प्रपोजल कहते हैं, ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो। जो बंदा ऑफर देगा वो ऑफरर होगा, जिसको दिया जाएगा वो ऑफर ही होगा। याद आ रहा है आपको? ठीक है। कंसीडरेशन, दोस्तों कंसीडरेशन, कंसीडरेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। कंसीडरेशन क्या लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन, जो इधर सेक्शन लिखे सिर्फ उतना सेक्शन याद करना और कोई याद नहीं करने की जरूरत है। कंसीडरेशन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। मैं अभी आपको बता दिया, ठीक है? नहीं तो कंसीडरेशन एक चैप्टर आएगा, वहां तो डिटेल में बात करेंगे इसकी। ठीक है भाई। अब कंसेशनस एड आइटम, कंसेशनस एड आइटम बताओ कहां पर बताया था? सेम थिंग सेम सेंस इन अ सेम टाइम, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आइडेंटिटी ऑफ माइंड भी कहा जाता है कंसेशनस एड आइटम। मतलब मैं और आप जब कॉन्ट्रैक्ट करो, हमारा सेम थिंग हो, सेम टाइम और सेम सेंस हो, आइडेंटिटी ऑफ माइंड इसको बोलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब होता है सेम थिंग सेम सेंस एट सेम टाइम, सेम थिंग सेम टाइम और सेम सेंस में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ माइंड। और इसी को नाम देते हैं कॉन्सेशनस एड आइटम, कंसेशनस एड आइटम। एग्रीमेंट, चौथे का है एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। देखो हुआ नहीं हुआ? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। देखो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो सब है, बस एक मैं चीज बताना भूल गया। आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन अ सेम टाइम इन अ सेम सेंस, और इसी को कहते हैं कंसेशनस एड आइटम। आइडेंटिटी ऑफ माइंड, माइंड जो हम दोनों का सोचना है वो बिल्कुल सेम है, सेम टाइम पर और सेम सेंस पर है। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट ही हो गया। वॉइड अब इनिशियो कब लगता है? वॉइड एग्रीमेंट में लगता है, जो शुरू से ही वर्ड। वर्ड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? पढ़ाया था मैंने, लिखवाया था। वर्ड अब इनिशियो का मतलब जो शुरू से ही क्या है दोस्तों? वॉइड है। जो शुरू से ही क्या है मेरे भाई? वो वॉइड है। और इन लास्ट कंसेंट का मतलब क्या होगा? कंसेंट का डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 13 में। जब मैं कंसेंट आपको बताऊंगा ना, फ्री कंसेंट एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्री कंसेंट, तो वहां जाकर बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही। कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13 में गिवन है सर। कंसेंट की डेफिनेशन किसमें गिवन है? सेक्शन 13 के अंदर कंसेंट की डेफिनेशन गिवन है। तो जब मैं आपको कराऊंगा, अच्छा ये कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं हुआ, एच का कुछ नहीं हुआ, 14 में क्या है वो आगे पढ़ेंगे। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ नहीं है, जो चीज आई हमने वो पुट कर दी, जो चीज नहीं आई पुट नहीं करी। अब ये अगला पॉइंट कब होगा? जब अगला पॉइंट तब होगा जब मैं क्या कराऊंगा, आगे की बात करूंगा सर, आगे की बात करेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, बताया आपको? क्रॉस ओवर अभी पता नहीं चलेगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर कैसे बनेंगे? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, इसमें कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एक मिनट, हाँ इसमें तो नहीं लग रहा, आगे भी है क्या? हाँ ये देखो ना, आगे भी तो है, तभी तो कह रहा हूँ मिल क्यों नहीं रहा। सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट है। अभी तो पढ़ा ट्रू फॉल्स में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट। ये मेरा पहले का हो गया, पहले का, ठीक है भाई, ये पहले का हो गया। आगे सुने, अब दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है? ठीक। जो जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो इग्नोर इट, जो नहीं कर पाएंगे इग्नोर कर दो। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, पार्टीज, पार्टीज मतलब दोनों जितनी भी है सब ऑब्लिगेशन। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। दूसरा, इसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है स्पेशल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर नहीं बताया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर नहीं बताया दोस्तों, भी मैंने ऑफर मैंने पढ़ाया नहीं ना दोस्तों, जब पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? अब आप सबसे पहले अगला क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बीच में होता है। एक्सप्रेस कैसा होता है? जब दो पार्टी आपस में बताती है बोलकर या लिखकर, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और किसके बीच में होता है? पार्टीज के बीच में होता है दोस्तों। किसके बीच में होता है? पार्टीज के बीच में। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अभी पढ़ाया नहीं है, अगला चैप्टर ऑफ एन एक्सेप्टेंस। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी कहां पर होगा? प्रोमिजर एंड प्रोमिजी की डेफिनेशन अभी नहीं कर पाएंगे। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी का ये होगा दोस्तों सी, सेवंथ का। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, प्रोमिजर लिख दिया, प्रॉमिस होना चाहिए था यहाँ पर,
प्रॉमिस, प्रॉमिस से ही क्या होता है, जब प्रॉमिस होता है तभी प्रोमिजर और प्रोमिजी होते हैं। जब दो पार्टी के बीच में प्रॉमिस हो जाता है तभी क्या होता है, प्रोमिजर और प्रोमिस होता है। प्रोमिजर कहां से आ जाएगा, आप खुद ही सोचो, प्रोमिजर और प्रोमिजर में प्रोमिजर कैसा आ जाएगा, प्रोमिस होगा, प्रॉमिस। जब दो पार्टी के बीच में प्रॉमिस हो जाता है, प्रॉमिस का होता है जब ऑफर को एक्सेप्टेंस हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है, और प्रॉमिस हो जाता है क्या बन जाते हैं, फिर दो पार्टी क्या बन जाती है, एक प्रोमिजर एक प्रोमिसी। प्रोमिजर कौन होता है, जो ऑफर दे रहा है, प्रोमिसी कौन होता है, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस जब होगा ना तब जाकर प्रोमिजर और प्रोमिसी इन्वेंट होंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो एसेंशियल एलिमेंट को पूरा कर दे, जो एसेंशियल एलिमेंट को क्या कर दे पूरा, या जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी होती है, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो, वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, 8वां ये कंप्लीट कर लिया, बस में 2-3 पॉइंट रह गए, वो अभी कंप्लीट नहीं करा। देखो अभी तीसरा मैच द कॉलम तो सारे हो रहे हैं। एग्रीमेंट क्या है, देखो होते चले आइए। कंसिस्टेंस एड आइटम का मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। अभी अब देखो, अब आपको एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर एक्सेप्टेंस से बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 बताता है एसेंशियल। ये देखो सेक्शन 10। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, जो इन्फोर्सिबिलिटी जिसमें खत्म हो जाती है, जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, और कोई भी है क्या वॉइडेबल में, ऐसा कुछ नहीं। वॉइड एग्रीमेंट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, पेरोल का है क्या पर, पेरोल देखो है, मिल गया, देखो ये देखो मिल गया। वॉइड एग्रीमेंट कहां पहुंचे भाई, जो करते 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 हमने कितना सारी चीजें कर ली। कौन सा में आ गया भाई, अरे 5 ही थे तो खत्म हो लिए। चलो भाई चलो आगे। और कौन कौन सा है, जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कहाँ होगा आपके पास, हाँ सर, वॉइड एग्रीमेंट का जो आपके पास सेक्शन गिवन है, सेक्शन 2G, सेक्शन 2G है वॉइड एग्रीमेंट का। तो जब डेफिनेशन के सेक्शन याद कर लो सर, डेफिनेशन के सेक्शन याद कर लो ना, बस कुछ नहीं करना, जितने भी डेफिनेशन लिखे हैं ना बुक के आगे आपके, उसके सेक्शन याद कर लो बस। और बाकी जनरल ऑफर ये सब ऑफर नहीं बता सकते अभी, जनरल ऑफर अभी नहीं बता सकते जब तक ऑफर खत्म नहीं होगा। तो बस इतना ही करते हैं, बाकी बात ऑफर खत्म करने पे करते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर चालू करेंगे नहीं क्लास में, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक क्वेश्चन आता है उसके पेपर के अंदर। ठीक है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अभी क्लास में हम चालू कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर इतना ही, समाप्त करते हैं क्लास को यहीं पर, और थैंक यू मच दोस्तों। अगर आपका कोई दोस्त है तो जरूर उसको बताइए इस बारे में कि भैया क्लासेस आपको पता ही चल रही है कैसे चल रही है, और आपको 100% पता है सर, आपको ज्यादा मैं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम बोलता है सर। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, बाय बाय।